Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, ड्रग एक्टिंग एंड जे सिस्टम इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट जो है इसको हमने कंप्लीट किया था एंटी एमेटिक ड्रग्स जो कि वोमिटिंग्स और इस तरह नाजिया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आज की जो लेक्चर वो है एंटासिड्स के हवाले से जिसको हम हार्ट बर्न के लिए, हाइपर एसिडिटीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो एंटासिड जो है वो क्या है? दे एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टोमच। एंटासिड्स जिस तरह हम गेविस्कान शरबत जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो एंटासिड जो है बेसिकली ये एक बेस है। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो स्टोमच की एसिड्स होती है HCl, ये इसको जो है वो न्यूट्रलाइज करती है। तो एंटासिड जो है ये बेसिकली जो है ये बेस है और ये स्टोमच की जो एसिड्स होती है उसको न्यूट्रलाइज करके एज ए रिज़ल्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट जो है ये बनाई जाती है। तो एंटासिड जो है ये न्यूट्रलाइजेशन करते हैं गैस्ट्रिक एसिड की स्टोमच के अंदर, और इस तरह जितनी भी प्रॉब्लम हार्ट बर्न्स की होती है, हाइपर एसिडिटी की होती है या गैस्ट्रिक अल्सर्स की होती है, वो इसके ज़रिए से जो है वो ठीक हो सकती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है? They achieve their effect by neutralizing gastric acid, inhibiting gastric acid secretion or protect gastric mucosa। यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस या मूड ऑफ एक्शन इसका ये है कि जिस तरह हमने बात की थी कि एंटासिड जितने भी ये सिरप हैं बेसिकली ये बेस है और स्टोमच के अंदर जो एसिड्स प्रेजेंट होता है HCl, ये उसके साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो है वो हो जाता है और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्स। और इस तरह एसिड्स की जो कंसनट्रेशंस होती है, उसकी जो तादाद होती है वो जो है डायलूट होता है और इस तरह उसकी तादाद जो है वो कम हो जाती है एंड प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा। और इस तरह अगर कोई गैस्ट्रिक अल्सर है, वहाँ पे कोई वुंड है स्टोमच के वाल्स के अंदर, तो उसको जो है ट्रीट किया जा सकता है ताकि एसिड की जो कंसनट्रेशन है उसको कम किया जाए विद द हेल्प ऑफ दिस एंटासिड। और इस तरह जब एसिड की कंसनट्रेशन कम हो जाए तो एसिड चूँकि कोरोसिव है, ये सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस तरह अगर कोई वुंड है म्यूकोसा के, इस तरह अगर म्यूकोसा की कोई इंजरीज है तो वो ईज़िली जो है वो हील हो सकता है, ईज़िली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ड्रग एग्जाम्पल एंड डोजेज, यानी एंटासिड के एग्जाम्पल्स क्या हैं और कितने इसके डोजेज जो है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन जो है इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। मोस्टली हम इसको यूज़ कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। 1 से लेके 5 ग्राम ओरली हम जो है एक टाइम पे एक पेशेंट को जो है वो दे सकते हैं। दूसरा जो है एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 0.5 से लेके 1 ग्राम हम एक पेशेंट को जो है वो दे सकते हैं, ये इसका डोज है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अप टू 1 ग्राम डेली, यानी 24 आवर में तकरीबन 1 ग्राम जो है वो हम एक इंडिविजुअल पेशेंट को दे सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट 250 से लेके 500 mg ओरली हम इंडिविजुअल को एक पेशेंट को हम दे सकते हैं, हाइपर एसिडिटी का कोई पेशेंट हो या गैस्ट्रिक अल्सर का अगर कोई पेशेंट हो। फिफ्थ वन जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट और ये तकरीबन 1.5 ग्राम जो है वो डेली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिफ्थ वन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट है और तकरीबन 1.5 ग्राम जो है वो हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंटासिड्स की और उसकी जो डेली डोजेज है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल पेशेंट कि कितना हमने देना है, मिनिमम जो है वो कितना है और मैक्सिमम डोज जो है वो कितना है। इसके बाद इंडिकेशंस या यूजेस, यानी मतलब ये है कि एंटासिड को हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिकेशंस क्या है? इंडाइजेशन का मतलब ये है कि अक्सर जो लोग होती है उसकी हजमा ख़राब होती है, उसकी फूड अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती ना, तो इस तरह के पेशेंट को जो है वो हम एंटासिड दे सकते हैं। रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस यानी एसोफेजाइटिस जो है वो एसोफेगस की इन्फेक्शन है और कुछ पेशेंट में हाइपर एसिडिटी की वजह से जो गैस्ट्रिक एसिड्स होता है वो एसोफेगस तक जो है वो आ जाता है और एसोफेगस की जो लेयर है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस, यानी वो एसोफेजाइटिस जो कि रिफ्लक्स ऑफ द HCl या रिफ्लक्स ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड की वजह से हो जाता है, या हाइपर उसकी जो है वो कंसनट्रेशंस होती है या नंबरिंग उसकी बहुत ज़्यादा हाई जो है वो बढ़ जाती है, या गैस्ट्रिक वाल्स में कोई प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह के पेशेंट के लिए भी हम एंटासिड जो है वो दे सकते हैं। पेन एंड बर्निंग विद पेप्टिक अल्सर, इस तरह अगर पेप्टिक अल्सर है यानी गैस्ट्रिक की जो म्यूकोसा है, गैस्ट्रिक की जो वाल्स है, अगर वहाँ पे कोई अल्सर है, वहाँ पे कोई वुंड है और उसकी वजह से कोई बर्निंग या इस तरह पेन हो रहा है, तो इसको भी हम कम करने के लिए जो है वो एंटासिड दे सकते हैं। पेप्टिक अल्सर यानी मोस्टली जो है वो H पाइलोरी की वजह से होती है या हाइपर एसिडिटीज़ की वजह से हो सकती है, तो इसको भी ट्रीट करने के लिए हम एंटासिड जो है वो दे सकते हैं।
कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये कि वो कौन से कंडीशन है जिसमें हमने एंटासिड को इस्तेमाल नहीं करना है या बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात के साथ जो है वो इस्तेमाल करना है। एब्डोमिनल पेन ऑफ अननोन रीजन, अगर एब्डोमिनल पेन है और इसका कोई रीजन नहीं है, यानी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये गैस्ट्रिक पेन है या ये एब्डोमिनल पेन है, तो इस कंडीशन में आप लोगों ने जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है। क्वेश्चन इन रेनल फेल्योर बिकॉज दे कंटेन मैग्नीशियम, और जितनी भी एंटासिड है मोस्टली जो मैग्नीशियम एंटासिड्स है जिसमें मैग्नीशियम इंक्लूड है, उसको हमने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। और इसका रीज़न यह है कि चूँकि मैग्नीशियम की जो होम्योस्टेसिस है वो रिनल के ज़रिए, यानी इसकी जो एक्सक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन है वो रिनल के थ्रू की जाती है, यानी उसकी जो होम्योस्टेसिस है मैग्नीशियम्स की वो रिनल कंट्रोल करता है। तो इस तरह अगर हम हाई पर जो है उसका डोज इस्तेमाल करें तो रिनल यानी किडनी के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो सकता है। हार्ट पेशेंट यानी उसमें भी हमने एहतियात करने, जितने भी हार्ट पेशेंट हैं, चूँकि मैग्नीशियम या जितने भी एंटासिड्स हैं वो मोस्टली एथेरियोस्क्लेरोसिस का कर सकती है। और इस तरह अगर कोई पेशेंट है जो कि हार्ट डिजीज़ के साथ है, हार्ट वाल्व्स डिजीज़ के साथ है, तो वो उसको मज़ीद वर्सन्स जो है वो कर सकता है। तो मतलब यह है कि वो पेशेंट जिसमें हिस्ट्री है, पॉजिटिव हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ के, तो उसमें भी हमने जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करने हैं एंटासिड्स को। एडवर्स इफेक्ट क्या है? कॉन्स्टिपेशन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स। तो देखिए कुछ एंटासिड जो है, जिस तरह हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात की, ये कॉन्स्टिपेशन काज कर सकती है, जबकि कुछ जो है वो डायरिया काज कर सकती है, जिस तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो मतलब यह है कि ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, इसका जो काज है वो ये है कि एंटासिड जो है वो इंटेस्टिनल की जो मोटिलिटीज़ होती है, कुछ एंटासिड उसको डिक्रीज़ करती है और कुछ एंटासिड उसको इंक्रीज़ करती है। जब उसको डिक्रीज़ किया जाए इंटेस्टिनल मोटिलिटी को, तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होता है, और अगर उसको इंक्रीज़ किया जाए जिस तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो उस कंडीशन में डायरिया जो है वो काज हो सकते हैं। तो मतलब ये है कि एंटासिड जो है वो गेस्टिनल मोटिलिटी या इंटेस्टिनल की जो मोटिलिटीज़ होती है इंटेस्टाइन्स की, उसके ऊपर अपना इफेक्ट कर सकती है। हाइपोफॉस्फेटेमिया विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह हाइपोफॉस्फेटेमिया, अगर फॉस्फेट की लेवल जो है वो कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हाइपोफॉस्फेटेमिया काज कर सकती है। इस तरह हाइपोमैग्नीसीमिया ये भी काज हो सकती है मैग्नीशियम की यूज़ से। इंक्रीज सोडियम कैन काज एडिमा एंड CHF, और ये CHF को यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर को, जिसको हम CHF कहते हैं, या एडिमा को यानी स्वेलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, उसको भी काज कर सकती है। और इसकी रीज़न ये है कि चूँकि जिस तरह हमने बात की CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर ये हार्ट के वाल्स के अंदर एथेरियोस्क्लेरोसिस काज कर सकती है, और जिसके रिज़ल्ट में हार्ट के मसल्स तक जो ब्लड की सप्लाई होती है वो स्टॉप होती है, या वो कम होती है, या वो जो है एबनॉर्मल हो जाती है, और इस तरह हार्ट के जो मसल्स है वो अपना काम जो है वो छोड़ देता है। डायरिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये डायरिया काज कर सकती है, यानी मतलब ये है कि ये इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज़ करती है, और इस तरह एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डायरिया में अकर। ड्रग इंटरेक्शंस, यानी वो कौन से ड्रग्स हैं जिसके साथ एंटासिड जो है वो आप लोगों ने एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है, या जिसके साथ एंटासिड जो है वो रिएक्शन कर सकता है। यानी वो कौन से ड्रग्स हैं जिसको अगर हम एंटासिड के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसकी इफेक्ट को या इंक्रीज़ किया जाता है या डिक्रीज़ किया जाता है। एंटासिड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स, यानी एंटीकोलिनर्जिक, इसको हम जो है एट द एंड पढ़ेंगे। सक्रल फैट जो है ये भी हम म्यूकस प्रोटेक्टिव हम यूज़ कर लेते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिस तरह फेमेटोडीन है, रेनिटोडीन है, आयरन आइसोनाइज एंड टेट्रासाइक्लिन। तो मतलब ये जितनी भी ड्रग्स हैं, अगर इसके साथ हम एंटासिड्स दे दे तो ये जितनी भी ड्रग्स जिसकी हमने जिक्र की, सक्रल फैट है, आयरन है, आइसोनाइज्ड है या टेट्रासाइक्लिन है, उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो सकती है। तो मतलब यह है कि वो ड्रग्स यानी जिसकी हमने अभी जिक्र की है, इसके साथ हमने एंटासिड्स को इस्तेमाल नहीं करना है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन को कम ना किया जाए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एज ए नर्स अगर हम एंटासिड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। गिव एंटासिड एट लीस्ट 1 आवर आफ्टर मील एंड एट लीस्ट 1 आवर अपार्ट फ्रॉम एंटेरिक कोटी टैबलेट्स। तो मतलब यह है कि अगर हम एंटासिड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 1 घंटा हमने जो है वो खाना खाने के बाद जो है हमने एंटासिड्स को लेना है, यानी 1 आवर आफ्टर मील, यानी खाने के बाद तकरीबन 1 घंटा बाद हमने जो है वो एंटासिड लेना है। और अगर हम एंटेरिक कोटेड यानी जिसको हम कैप्सूल कहते हैं तो उसको हमने कैप्सूल के साथ इस्तेमाल नहीं करना है, यानी मतलब ये कि ये जुदा हमने इस्तेमाल करने हैं कैप्सूल के साथ।
Always give combination of aluminium and magnesium hydroxide because they make a balanced constipation effect of aluminium with laxative effect of magnesium। तो मतलब ये है कि अगर हम दोनों की कम्बिनेशन यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की कम्बिनेशन इस्तेमाल करें तो ये डायरिया और कंस्टिपेशन को बैलेंस में रखता है, और इस तरह ना डायरिया होता है और ना कंस्टिपेशन होती है। तो मतलब ये है कि अगर हम एक को इस्तेमाल करें तो डायरिया भी हो सकता है और इस तरह कंस्टिपेशन भी हो सकता है। गिव प्रिकॉशियसली टू किडनी एंड हार्ट पेशेंट, और जितनी भी हार्ट पेशेंट या किडनी पेशेंट है जो कि नाउन केसेस है हार्ट के या किडनी के, उसको हमने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है वो एंटासिड्स देने हैं। चेक एंटासिड लेवल फॉर सोडियम कंटेंट एंड टू यूज़ ओनली लो सोडियम प्रिपरेशन, और इस तरह जितने भी एंटासिड्स है वो हमने उसकी लेवल्स को देखना है ताकि ऐसा ना हो कि वो हाई कंसनट्रेशन एंटासिड्स है या वो हाई कंसनट्रेशन सोडियम या इस तरह जो है वो हाइड्रोक्साइड है और हम उसको इस्तेमाल करें। तो मतलब ये है कि एंटासिड्स के लिए जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन बेस की आती है वो अलग से होती है, तो हमने पहले ये कंफर्म करना है। टीच द पेशेंट टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट सच एज स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, एनसैड्स, non-steroidal anti-inflammatory drugs because they counteract the effect of drugs। और इस तरह हमने पेशेंट को जो है वो बताना है कि जितने भी इरिटेंट्स है, गैस्ट्रिक इरिटेंट्स है जो कि गैस्ट्रिक वाल्व्स को इरिटेट कर सकता है, जिस तरह स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कैफीन है, तो हमने उसके साथ जो है वो एंटासिड इस्तेमाल नहीं करना है। चूँकि हमने गैस्ट्रिक इरिटेशन को स्टॉप करना है, उसको कम करना है, तो अगर हम उसको जो है एक साइड पे हम उसको जो है वो एंटासिड दे रहा है और दूसरी साइड पे वो पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल जो है वो अल्कोहल की इनटेक कर रहा है, कैफीन ले रहा है, तो मतलब ये है कि उस कंडीशन में फिर उसकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं होगी। तो हमने पेशेंट को जो है वो टीच करना है कि जितनी भी चीज़ें हैं जो कि गैस्ट्रिक वाल्व्स को इरिटेट कर सकता है, वहाँ पे अल्सर्स को मज़ीद वर्सन कर सकता है, वो आपने जो है वो अवॉइड करना है ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाए।